अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 यानी कि लाइट यानी कि बत्ती स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे MZA। इसमें एक मामला देखा था हमने। वो मामला कहाँ मैंने देखा था, ये दो तरीके से आपको करेंसी रेट सवाल में गिवन हो सकता है। अगर आपका वन जो है वो लोकल करेंसी के साथ, पहले पुराने वाला, अगर वन फॉरेन करेंसी के साथ लगा हुआ है तो फिर डायरेक्ट मेथड मल्टीप्लाई, जो आसान लगता है। और अगर आपका करेंसी रेट जो है उसमें वन लोकल करेंसी के साथ लग जाए तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, इसको सीधा तरीका नहीं है, बल्कि आपने उसको डिवाइड करना है। ये देखा था हमने कल। फिर हमने एक सवाल शुरू किया था जिसमें इक्विपमेंट और डेटर, पहली दो ट्रांजैक्शंस हमने कर दी थी, तीसरी चौथी मैंने होमवर्क में कही थी, लेकिन ये होमवर्क में वक्त की कमी की वजह से कही थी, ये मेरा क्लास वर्क ही था, इसलिए पहले ये करते हैं। ओके, होमवर्क में सवाल था ना एक, वैसे हो गया था। चले, उसको मैं फिर अगर मसला होता तो डिस्कस करता। ठीक है जी। 2 सितंबर 2018 पे MZA सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट 17,000 फॉर 53,376 सैरल्स to a company whose currency was Sarels. The amount was outstanding on 31 दिसंबर 18, but proceeds were received in Sarels on, भाई फरवरी 7 2019 को आ भी जाए तो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 18 पे। तो अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट के साथ स्टिक करें, जो कि मैं करूंगा, तो हम इसको बस ईयर एंड पे रीमेजर करके रीट्रांसलेट करके छोड़ देंगे। हमने इसको दोबारा वो पेमेंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि पूरी वो टाइम ज़ाया होगा। सीख लिया था पेमेंट के वक्त क्या करते हैं, ठीक है ना। तो चलो फटाफट ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। जी बेटा, किस दिन? 25 है। अच्छा 2 सितंबर है वो, 25 वाला ऊपर। 2 सितंबर 2018 पर बेची हैं चीज़ें या खरीदी हैं? बेची हैं। तो डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। अब कितने की चीज़ें बेची? 53,367 सैरल्स। और जब हम आए एक्सचेंज रेट्स पर, तो एक्सचेंज रेट में उसने 1 लगाया हुआ है लोकल करेंसी के साथ। तो हमने कहा ये तो इनडायरेक्ट मेथड है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। सैरल्स ये 2 सितंबर पर 2.224 रेट गिवन है, तो कितने जी टोटल बताओ सैरल्स? 53376 सैरल्स। पर्चे में ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी सिखा रहा हूँ बस। 53376 लिखो बस पर्चे में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.224। कोड साफ हो गया ना? ओके डन। चलो बस ये सवाल इधर कर लें, फिर चलते हैं। 2.224 बस। नेक्स्ट आंसर बताओ। 20। और कॉस्ट मैंने कल भी बताया था, वो लोकल करेंसी में दी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। और इस टॉपिक में अगर कॉस्ट देगा तो हम सेल के वक्त दोनों एंट्रीज किया करेंगे, सेल की और फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ये परपेचुअल वाली। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इसी दिन, तो मैं डेट दोबारा नहीं लिख रहा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 17,000। उसके बाद ईयर एंड आ जाता है, और ईयर एंड पर ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये अगले साल जाके रिसीव हुई है प्रोसीड। अब ईयर एंड पर ये मनी रिसीवेबल है बोलो। इन्वेंट्री में तो छोड़ा ही नहीं ना हमने। अगर पड़ा भी होता, बिका ना होता, तो इन्वेंट्री को वैसे ही ना छेड़ते, क्योंकि आपको बताया था इन्वेंट्री इज नॉन मॉनिटरी आइटम। हम ईयर एंड पर रीट्रांसलेशन से गुजारते हैं मॉनिटरी आइटम्स को। और मॉनिटरी आइटम्स क्या हैं? मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल। आसानी के लिए याद रख लें, ठीक है। इन्वेंट्री, पीपीई, बायोलॉजिकल एसिड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ यूज, ये खुद मनी नहीं है। हाँ, इन्वेंट्री, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसिड अगर बेचे उधार पर, तो जो रिसीवेबल स्टैंड करेगा वो फिर मॉनिटरी आइटम है। तो खैर अभी हमारे पास डेटर ईयर एंड पे पड़े थे, 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर 18 पर हम इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे, 2 लाइनें छोड़कर वर्किंग कर लेंगे। तो मुझे बताएं जी, कितने सैरल्स थे? 53,376।
और ईयर एंड के ऊपर सेल्स का रेट हो चुका है 2.25। देखो अगर आपने इसको इस तरह वैसे तो शायद बैठ कर सोचे आराम से तो समझ आ भी जाए। जब डायरेक्ट मेथड होता है ना तो फ़ौरन समझ आ जाता है कि जी वो रेट बढ़ गया तो ये अब हमें नुकसान हो गया, रेट कम हो गया। इसमें ना उलट है, तो उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सोच लो शायद समझ आ भी जाए, लेकिन क्या ज़रूरत है खाम खा ऐसे दिमाग खपाने की। एक बार सोच लेना ज़िंदगी में, पर पर्चे के लिए बस ऐसे ही याद रखना जैसे कहा हुआ आप, ठीक है। लोकल करेंसी के साथ अगर उसने 1 लगा दिया है तो डिवाइड के साथ करना है, ठीक है जी। वो तो फिर जब काम करोगे तो पता लग नहीं जाएगा कि बढ़ गया है डेटर या कम हुआ है डेटर। डेटर एसेट है, बढ़े तो फ़ायदा, कम हो तो नुकसान जी। 2560 जी, आंसर इज 23723। अब इसको हमने लड़ाना है। ये पहला लड़ाने वाला पॉइंट आया था। पहले दोनों पॉइंट्स के अंदर लड़ाई नहीं हुई थी। क्यों पहले दोनों पॉइंट्स के अंदर लड़ाई क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ईयर एंड पर कुछ था ही नहीं। आप कहोगे सर था तो सही, इक्विपमेंट वो तो नॉन मॉनिटरी है, उसको तो नहीं छेड़ते। फिर इधर तो कुछ भी नहीं था, वो तो बेचा था, इन्वेंट्री भी कोई नहीं थी, वो तो बिक गई थी, और डेटर भी कोई नहीं था। ऐसे ही है क्योंकि वो आ गया था हमारे साल में, तो यहाँ पर डेटर मौजूद था। अच्छा, अब डेटर कितने पर बुक्ड था? अब आपने मैच करना है इसको, यानी कि आपने लेकर आना होता है 24 को 23 पर। तो मुझे बताओ, जिस अब ये डेटर है, यूँ सोचा करो, वरना तो डायरेक्ट भी चल जाता है कि एसेट है कम मतलब क्रेडिट, तो दूसरा इम्पैक्ट डेबिट, तो वो लॉस ही होगा। लेकिन नहीं, आप सोचना शुरू कर चुके हैं हम, ताकि आगे फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या सोचते हैं जी हम, इस तरह डेटर है, रिसीवेबल है, जिससे आना था 24 वही पत्ता हवा देने लगा। जिससे आना था 24 उससे से अब 23 आएगा, तो खुशी की बात या गम की बात? ओ, तो इस गम को क्या कहते हैं हम? ये गम क्यों आया? ये सिर्फ एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से आया प्योरली, तो इसका नाम है एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज लॉस डेबिट करके डेटर को क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस, ठीक है जी। कोई मसला? और आखिरी ट्रांजैक्शन जो थी वो कौन सी थी? लोन लिया था या दिया था लोन? लोन लिया था। देखो जी, ये है यहां तक, ये पॉइंट 1 था, ये आपका पॉइंट नंबर 2 था, थोड़ा मिक्स हो रही है ना। ये पॉइंट नंबर 3 है आपका, और अब मैं पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4 करा रहा हूँ। क्या है जी? 4 डी, सॉरी ABCD था। चलें, आप सही समझ आ गई आप। MZA लिमिटेड बोरोड 4,26,000 रोलैंड्स ऑन 25 मई। तो रोलैंड्स कितने लिए हैं आपने? बोरो लोन है, लोन लिया है। लोन लें तो कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, कैश डेबिट 4,26,000 रोलैंड्स लिए हैं आपने, ठीक है। अब लोन लेने की जनरल एंट्री किस दिन जी? किस दिन? 25 मई 2018 पर जी। बोलें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन पेएबल। लिखना तो लिख लें वरना चलेगा काम। अब कितने रोलैंड्स? 4,26,000 रोनाल्डो, और एक रोनाल्डो एक रोलैंड कितने का? 25 मई पर जाएंगे और जाकर देखेंगे तो रोलैंड्स के बारे में 1.6, ये 25 मई पे ही था, ठीक है ना। हमने यहाँ से जंप लगा ली थी ये, ठीक है। तो 25 मई पर 1.6 से तो डिवाइड करो 1.6 से, आंसर क्या आता है? 2,66,250, ठीक है जी। अब चूँकि ये लोन है, अभी आज इंशाल्लाह लोन के अंदर किस्तें भी पे करवाएंगे, लोन के अंदर इंटरेस्ट भी होगा। फिलहाल ये सादा लोन था ना, ये कल करवाना था, कल चूँकि लेट हो गए तो ये नहीं हो सका। बुनियाद तो कल डलनी थी ना जी, ये वो बुनियाद थी, ठीक है। तो लोन तो पड़ा है, वो प्रोसीड्स कब रिसीव हुई बेटा? प्रोसीड्स कब रिसीव हुई? 7 फरवरी 19 को। तो मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट है 31 नवंबर 18 वाली जर्नल एंट्रीज करो। तो मैंने कहा छोड़ो, बस कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप, ऐसे ही कोई रूल बना लेते, नया नया सीख रहे हैं आप, कहते हैं नहीं सवाल के अंदर सारी एंट्रीज मैंने पेमेंट करके ही छोड़नी है, जबकि रिक्वायरमेंट में वो था नहीं, तो टाइम ज़ाया होता ना, इसलिए मैंने किया ही नहीं। ये काम सिखाया हुआ है
कि अगर प्रोसीड्स रिसीव हों तो क्या करते हैं, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट एक लाइन छोड़ के, और कैश में लिखते हैं उस दिन के स्पॉट रेट से पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटर को रिवर्स करते हैं, गेन या लॉस फिर आ जाता है। पर किया इसलिए नहीं कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सीखा हुआ है। हाँ जी, लोन पढ़ा है और बोलो पढ़ा है, तो फिर इसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2018 पर। लोन पेएबल, लोन, वो अब कल वाली तस्वीर अगर आपके जहन में ऊपरली साइड पे लिखा था तो मॉनिटरी आइटम्स के अंदर मैंने लोन लिखा हुआ था। लोन पेएबल हो या रिसीवेबल हो, लोन पेएबल क्या है, मनी पेएबल। लोन क्या है, मनी पेएबल इन फ्यूचर, तो ये मॉनिटरी आइटम होता है। लोन इज आ, ऐसे नहीं वो खान साहब कहा करते थे, बहुत पुरानी बात है कि 1 रुपया जब डॉलर बढ़ता है तो इतना लोन बढ़ता है, वही बात होती थी। ठीक है, लोन है तो बढ़ेगा, आजकल नहीं बढ़ता। अच्छा जी, तो बताओ जी कितना लोन पड़ा है, 4,26,000 सारे का सारा रोलैंड्स वाला लोन अभी तक पेएबल है। अब 31 दिसंबर 18 पर रोलैंड्स जो हैं उनका रेट देखा तो 1.4 आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे 1.4 से, आंसर इज 304,286। अब इसकी लड़ाई करानी पड़ेगी, तो लड़ाई तब करेंगे जब ईयर एंड पर कोई मॉनिटरी आइटम पड़ा है। पहले दोनों एडजस्टमेंट में कुछ था ही नहीं, पे करने थे तो पे कर दिए, रिसीव करने थे तो रिसीव कर लिए, ऐसे ही था ना, तो कोई वर्सेस की कैलकुलेशन नहीं हुई। तीसरे में सॉरी बल्कि दूसरे में रिसीव नहीं किए थे, लेकिन दूसरे में हो गए थे। किस में रिसीव नहीं किए थे, ये थर्ड में, ऐसे सॉरी रिसीव नहीं किए थे। ठीक है, तो रिसीव नहीं किए थे तो बस रिसीट की एंट्री नहीं पड़े थे तो रीट्रांसलेट करना पड़ा हमें। यहाँ पे भी ऐसे ही लोन पेएबल है, कितने पर लोन रिकॉर्ड किया था। अब लाओ जी 266 को 304 पे, शॉर्टकट ये है, लायबिलिटी है बढ़ाओ तो लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। लेकिन हम तो सोचेंगे कि देने थे हमने जिसको 266, अब उसको देने पड़ेंगे 304, तो खुशी की बात है गम की बात है, गम की बात है। तो गम को कहते हैं एक्सचेंज लॉस डेबिट। 38,036 बोला आपने, एक्सचेंज और लॉस, नीचे क्या है, लोन बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई ना। ठीक है, लो जी, ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर डी आ गई। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं। अच्छा जी, एक सवाल रहता है, मुझे याद आया, रॉकी वाला याद है, मैंने कहा था जब IAS 21 करेंगे तो फिर ये सवाल हो सकेगा। ओपन करें, इसके MCQs किए थे आपने सारे IAS 41 के, क्यों रिजल्ट टेंशन दे रहा था, कल रिजल्ट है आप लोगों का। कुछ भी नहीं होता, खैर है, ये कोई दुनिया, ये कोई ज़िंदगी का आखिर नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही करेंगे, अच्छा ही होगा। ओके, हाँ देखी जाएगी जो अगर तो क्वालिफाई करना है तो कोई बहाना ना करना ज़िंदगी में कभी। बाकी मशवरा ही है मेरा, जिन्होंने बहाने किए ना तो वो अल्टीमेटली आज भी नज़र कहीं नहीं आते, और जिन्होंने फेल होने पर घर वालों को बता दिया वो पास भी हुए, क्वालिफाई भी कर गए। उसकी वजह बेटा ये होती है कि एक बार फेल हुआ, उसने कहा जी अच्छा जी मैं पास हो गया हूँ, फिर अगले पेपरों की फ़ीस लेके वो भी खा ली, और पिछले खुद पढ़ लिए, चलो याशी मारी, फिर वो भी रह गए, फिर वो 2 और पास हो गए। 3 को अटैम्प्ट बाद बच्चे आते हैं पास, और आगे कहते हैं सर घर वालों के हिसाब से तो कैफ हो गया क्वालिफाई, मेरा अभी तक PRC के बाद एक ही पर्चा पास है, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। हंसते की बात नहीं, परेशानी की बात है। तो ये कभी नहीं करना, जो हो घर पे बताओ। घर वालों से ज़्यादा आपसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई मुखलिस आपके साथ नहीं होगा। तो अगर वो पिटाई भी करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे,
तो भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यकीन मानो उससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आपने ये धोखा दे दिया तो ये ख़ुद को दे रहे होंगे, और साल 2 नहीं तो 2 साल बाद आप भी उस सफ़ में खड़े होंगे कि पेपर पास नहीं, और घर वालों के और गांव वालों के और मोहल्ले वालों की नज़र में आप सीए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे सीए का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। मेरा फाइनल के अंदर एक पर्चा रह गया आखिर में, मॉड्यूल आर्टिकल्स में आखिरी अटैम्प्ट देकर, तो उसके बाद आर्टिकल्स मेरे मई में आर्टिकल ख़त्म हुए, जून में जो आखिरी अटैम्प्ट थी मॉड्यूल एफ़ के पर्चे दिए, तो 2 पर्चे मेरे रहते थे, यानी कि पास हो गए थे सारे पर्चे तकरीबन। 2 या 3 थे, 3 थे आई थिंक, हाँ 3 थे एंड पे दिए, तो 1 रह गया, 2 पास हो गए। अब आर्टिकल्स के अंदर 19 पर्चे पास होना भी अच्छी बात ही थी, टाइम से ही हो गए थे। तो हमारे एक बुज़ुर्ग गांव में थे करीब के, तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, खैर है, हमेशा तो बताते ही हो पास हूँ या फेल हूँ, इस बार रहने दो, बता दो पास हो गए। मैंने कहा ना, ये बता दिया तो फिर ये पर्चा हमेशा ही ऐसे रह जाएगा। तो फिर वो बाद में पास हो गया था। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। बाकी देखो, ये छोटे मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर अंदर वाले, बड़े मसाइल तो ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद के हैं। तो ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती इस रिज़ल्ट पे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी कभी भी आपने। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए वक्त रखा है, और इंशाल्लाह आपका पास होने का वक्त होगा। ये ऐसी बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त तय किया और उसी में ही बेहतरी होती है। तो बिल्कुल स्ट्रेस कभी नहीं लेनी। ये कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज़ें नहीं हैं। स्ट्रेस लेने वाली चीज़ें ये हैं कि मरने के बाद क्या होगा, उसकी स्ट्रेस हमने कभी नहीं ली। ये स्ट्रेस लेने की चीज़ नहीं। आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, आपने एफ़र्ट की, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसका अजर ज़रूर देंगे। इसमें जो भी रिज़ल्ट आए उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेनी बस, और इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। और अच्छा आए तो बहुता शोखा भी नहीं होना, ठीक है। शुक्र भी करना है और आगे के लिए इरादा भी करना है कि देखो अब अल्लाह ने एक बार मुझे पास किया, इंशाल्लाह अब और मेहनत करूँगा। वैसे तो आप लोगों का आज का आना ये चीज़ शो कर रहा है कि आप सीरियस हैं इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ने चाहा तो आप क्वालिफाई करने वाले ही बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। बाकी कभी कभी थोड़ा बहुत टाइमिंग डिफरेंस आ भी जाता है। हम अगला टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह IAS 12, उसमें यही टाइमिंग डिफरेंस होता है हमारा और टैक्स वालों का, जिस वजह से डेफर टैक्स राइज होता है। तो वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। तो टाइमिंग डिफरेंस होता है, टेम्परेरी डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो भी जाए तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने आपको आज इसलिए बुलाया था कि ये बताऊं कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। बाकी तो आपको इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा सारा पढ़ाऊंगा, आपको पता नहीं लगने दूंगा, थोड़ी देर के लिए बुला दूंगा कि रिजल्ट है। तो वैसे तो थोड़ी सी बात आ रही थी। चले आए जी। और ये सवाल याद है? हमारा फेवरेट स्टैंडर्ड, मेरा और बुजदार का फेवरेट स्टैंडर्ड आ गया जी, ठीक है। मैंने कहा था कि काय ना काओ ना गाय, जो हमारी काय हैं ये 2000 थी और हमने 750 और इम्पोर्ट कर ली, ठीक है, तो परचेज की, ठीक है। अब ये 2750 जो काउस थी, काउस, गुजार ने कहा सर जी इनको ना इम्पोर्टेड चारा खिलाते हैं, इम्पोर्टेड चारा खाएंगी तो ज़्यादा दूध देंगी। इम्पोर्टेड चारा हमने मंगवा लिया, ये इम्पोर्टेड चारा मंगवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो आपको पता है ना, अगर कॉलेज वालों ने ये स्टेशनरी मंगवाई है तो ये फॉर सेल नहीं है, फॉर यूज़ है। तो रॉकी ने जो चारा मंगवाया है, रॉकी ने खुद नहीं खाना, उनकी गायों ने खाना है। तो वो चारा भी फॉर सेल नहीं है, फॉर कंजम्पशन है, फॉर यूज़ है। समझ आती है बात? अच्छा, कॉलेज वालों ने ये मार्कर खरीदे और पीरियड एंड हो गया और मार्कर 10 खरीदे थे, 2 अभी भी अनयूज्ड हैं, 8 यूज़ हो गए। तो 8 को क्या कहेंगे कॉलेज वाले? एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस बन गया। और 2 को क्या कहेंगे? ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, दिस इज स्टॉक नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज, पर है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। समझ आती है बात की? तो रॉकी ने ये जो चारा मंगवाया, ये चारा फॉर कंजम्पशन है। जितना इस्तेमाल हो जाएगा वो एक्सपेंस, और जो इस्तेमाल होने से रह जाएगा वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ फीड, इन्वेंट्री ऑफ चारा। दिस इज नॉट इन्वेंट्री फॉर सेल, दिस इज इन्वेंट्री टू बी यूज्ड बाय द cows in future, okay? नहीं जी, तो पढ़ें जी। ऑन 1 अगस्त 19 रॉकी इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ $1.5 लाख। ओ भाई 2750 काउज हैं, तो फिर इंपोर्टेड चारा खाएंगी तो ऐसे ही बोलेंगी ना, काउज भी हमारी, ठीक है। 2750 अगर काउज हैं
तो चारा भी $150 का, $1.5 लाख का आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। मंगवाया भी इकट्ठा है, तुम बात कर लो, हम फिर पढ़ लेंगे, बार बार तुम बात जोर की आई हुई है तुम। अच्छा, अगेंस्ट 70% पेमेंट का मतलब क्या है? हमने 1.5 लाख का जो चारा मंगवाया उसमें 70% उसी वक्त पे कर दिया, बाकी 30 फिर कभी करेंगे, ठीक है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो आपने एक स्केड्यूल एक बना लिया करना है, जिसके अंदर आपने ये ब्रेकअप लिखना है, बार बार सवाल में से जाके नहीं देखना, ठीक है। क्या अभी पहले मैंने क्या बात लिख ली कि यकम अगस्त को 2019 को जी कितना कैश पे हुआ है? $1.5 लाख का 70%। डायरेक्ट ही लिखवाओ मुझे, 1 लाख। अच्छा जी, 1 लाख, ये डॉलर्स के अंदर 1,05,000 डेट के साथ लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे 5% इसमें। द फीड इज स्पेशली डिजाइंड टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, खुराकें, टू काउस दैट कीप देम हेल्दी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दूध एट ईयर एंड। 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल। अच्छा जी, हमें पहले ही पता है, ईयर एंड पे भी पेएबल। ओ, यानी कि 31 दिसंबर पर भी पे नहीं हुआ, बस $105 ही थे, और वो पता नहीं अब कब पे हुआ। हमारी बला से हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी 2019 की जर्नल एंट्रीज करनी, और उसने कहा ये पेएबल है। ओके, आगे कहता है, और दूसरी बात, 40% ऑफ द चारा हैज बीन खार्ड बाय द काउज यूज्ड। हाँ सॉरी, 40% इज अनखार्ड, बाकी क्या गया? 60% खाड़ गया, खाया गया, बोलो, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, एक्सपेंस बनेगा। 40 क्या होगा? एसिड, इन्वेंट्री के अंदर पड़ा होगा, स्टॉक होगा, स्टॉक ऑफ फीड। ओके, अब जेन के अंदर एंट्रीज बनाओ। पहली एंट्री इन्वेंट्री को खरीदने की, इन्वेंट्री ऑफ फीड डेबिट, कैश $1,05,000 से क्रेडिट, और पेबल, पहले डॉलर्स की बात करो, पेबल $45,000। फिर अगली एंट्री अलग से कर लेंगे, वैसे सोल्यूशन के अंदर इकट्ठी भी हुई है, कोई वो पसंद करे तो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। 5% ना 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 5% नॉन रिफंडेबल जो ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी नॉन रिफंडेबल होती है बाय डिफॉल्ट, उसको ऐड करेंगे, वो भी इन्वेंट्री फीड डेबिट कैश क्रेडिट। अब वो US डॉलर्स के अंदर नहीं पे होती, नॉर्मली कस्टम ड्यूटी ऐसे ही होती है कि जब आ जाती है चीज़ तो वो कस्टम वाले अपने हिसाब से उसको वो उसकी वैल्यू, मतलब उस दिन के रेट के हिसाब से डॉलर इंटू रेट कर लेंगे ना, और वो उसको कहेंगे कि जी ये इतने रुपए की बनी पाकिस्तानी हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप इतने % टैक्स दे दो, ठीक है ना। बहरहाल जी, 5% $1.5 लाख इंटू, किधर गया डॉलर का रेट, ये इंटू 164 रुपीज में कर लेंगे। वैसे फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज डॉलर पे भी लगा दोगे तो रेट तो उसी दिन का ही लगना है। बहरहाल फिलहाल रुपीज़ में ही, ये जो कस्टम ड्यूटी उसूल की बात कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी वगैरह ये रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद ही लगेंगी। ओके, नेक्स्ट, बस नेक्स्ट क्या, तो ये 2 एंट्रीज होगी। तीसरी एंट्री हम करेंगे अनखार्ड और खार्ड को देखना है। अब हम पूरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसने एंड पे हमें बताया कि 40% खाया नहीं गया, तो इसका मतलब 60% खाया गया। अब इन्वेंट्री सारी पड़ी है, हम कह रहे हैं इसमें से 60 अब इन्वेंट्री नहीं है, तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये तो कंज्यूम करने के लिए था, तो एक्सपेंस जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, ऐसे ही ये फीड एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ फीड क्रेडिट कर देंगे। कितने से? जो खाया गया। अब जब इन्वेंट्री में 100 रखा और 60 निकाल दिया, एक्सपेंस बना दिया, तो बाकी वहाँ पे क्या रह गया? ये आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में पड़ा होगा। और चौथी एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी? पेबल है, $45,000 का पेबल है, उस पेबल को रीट्रांसलेट करना पड़ेगा ईयर एंड के ऊपर, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है। तो वेयर आर द मार्कर्स? दीज आर गुड मार्कर्स। वाई दीज आर दूध यहाँ रखे थे तो तुमने वहां रख दिए, मतलब जाओ यार। पास पेपर 1 पेज नंबर
615 रॉकी रोड्स था। लो नाम रखा हुआ है सड़कों वाला और रखी बैठा है हाउस। अच्छा जी, यकम, अब देखो वो आपका ना वो जहां पे जगह छुड़वाई थी अगर आपको याद हो वहीं पे लिख ले तो आपकी मर्जी है। हाँ ये 41 में नहीं छोड़ी थी, कोई मसला नहीं, यहां पर लिख लो, ठीक है। अच्छा जी, यकम कब? यकम अगस्त 2019 पर इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री फीड डेबिट, कुछ कैश पे कर दिया, कुछ अभी पेएबल है। आसान काम, क्रेडिट्स लिख लो और बैलेंसिंग इन्वेंट्री निकाल लेना, आसान काम है ना। क्या मतलब, कितने डॉलर्स पे कर दिए? 1,05,000 डॉलर्स, तो कितने पेएबल हैं? 45,000 डॉलर। मैं डेट लिखने लगा था, अगर कुछ और पे हो गया था। अभी अगला सवाल, आज उम्मीद है एक सवाल करेंगे क्लास के अंदर ही, उसके अंदर वो 3 किस्तों के अंदर पेमेंट करवाएगा, पहले दिन कुछ एडवांस, फिर कुछ पेमेंट, फिर कुछ पेमेंट। तो हम इस तरह से डेट वाइज उसको लिख लेंगे ताकि डॉलर्स हमारे सामने हों, डेट वाइज रेट उठाना सवाल में यूज़ करना आसान होता है, बार बार एडजस्टमेंट जाके ढूंढना नहीं पड़ता चीज़ों को, ठीक है ना। फिलहाल तो सिंपल था, 1,05,000 दिया, 70% किया था ना हमने, ये 70% हमने खुद किया है। यकम अगस्त को हमने कहा जी 1.5 लाख का 70% ये पे हो गया है, तो बाकी पेएबल था। अब वो पेएबल अगर मिसाल के तौर पे सितंबर अक्टूबर में किसी का पे हो गया होता तो मैं यहाँ पे वो डेट भी लिख देता और बाकी 45 भी लिखता ताकि रेट उठा सकूं उसके सामने वाला, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर तो और मुसीबत पड़ गई, ये पेएबल है तो ये तो मॉनिटरी है तो ये रेंट पर पड़ा है तो इसको रिट्रांसलेट करना पड़ेगा, यानी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो ज़रा चले, हमने देख लिया कि यकम अगस्त पे रेट्स चेक करो, फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। 1 US डॉलर एक किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ, तो ये डायरेक्ट तरीका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इंटू 165 इंटू 4 है, ओके। तो 5 क्यों बोला आप लोगों ने? मैंने नहीं बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी। 1722 1000 में कर रहे हैं, रुपीज इन 1000 जी, 7380 और बैलेंसिंग निकाल लो इसको, 24600। उसके बाद बेटा इसी दिन जैसे वो पोर्ट पे मतलब पहुंचा, कुछ नहीं बताया तो इसी दिन पहुंच गया होगा समझो, ठीक है ना। हवाई जहाज पे आया होगा शायद ये फीड, ठीक है। अब इसी दिन हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो उसको भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो इन्वेंट्री ऑफ फीड डेबिट कैश क्रेडिट। अब इधर देखो बच्चों, इसमें आपने पकड़ना है इस 24,600 रुपीज़ को, रुपीज़ 24,600 इंटू 5% कर देना है जी, 1 2। तो बेटा इसको कोई बच्चा कहे जी मैंने डॉलर्स पे लगाना है, तो इसी दिन ही लगाना है ना, इसी दिन 5% डॉलर निकालेगा तो इस पे भी रेट वही लगना है। बहरहाल आप उसूली बात पर कायम रहें कि वो कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में और फिर उस पर टैक्स लगा दिया करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको किताब के अंदर जो सोल्यूशन नज़र आएगा ना, एक नज़र जाके देख भी लें बेशक, जब मैं ये बात कर लूँ फिर वो इस तरह से नज़र आएगा। ये कैश भी यहाँ पर पड़ा होगा, यानी इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट और फिर एक और कैश क्रेडिट, और ये 1230 का कैश मैंने यहाँ पे मतलब वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। दोनों तरीके होते हैं एंट्री के, ये तरीका जरा यहाँ पे देख लें, सोल्यूशन के अंदर दूसरा देख लेंगे। सोल्यूशन के अंदर दूसरा देखेंगे उसके फ़ायदा क्या होगा, ये इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू आपको बैलेंसिंग ही नज़र आएगी वहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर आज अलग अलग करके देख लिया, कोई मसला, ठीक है। ये ज़रा समझ ज़्यादा अच्छी आती है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाओ इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे को, तो पार्ट बना दिया अलग से, ठीक है ना। वहाँ भी पार्ट ही बना है, बैलेंसिंग जब निकलता है तो क्रेडिट वाली साइड पर लिख कर इधर ऐड कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी 31 दिसंबर 2019 आया,
तो अब देखो इधर क्या चीज है, इन्वेंट्री है, चलो कुछ बची हुई तो है ना, करेंगे रिट्रांसलेट कैश को, कैश को, हद हद हो गई। एक ही चीज है, वो मुसीबत $45,000। वो 31 दिसंबर पे सोते हुए दिमाग पे छाया होगा कि हमने पे करना है $45,000। जरा देखो तो सही आज क्या रेट है। तो 31 दिसंबर पे 2 लाइनें छोड़ी और आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन का रुख किया। कितने डॉलर्स पे करने हैं आपने 31 दिसंबर 19 पर? पेबल कितने हैं, लिखना है तो लिख लो, यहीं पर लिख लो। ये 1 अगस्त को पे हो गया और बाकी क्या है जी, पेएबल। मैंने डेट नहीं लिखी, पता नहीं कब पे होने। पेएबल कितने डॉलर्स हैं? तो ये 45,000 पेएबल आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, यहाँ लिखने की तो खास जरूरत नहीं थी। ये पेएबल, तो ये पेएबल $45,000 जो हैं ये अब 31 दिसंबर पे भी पे नहीं हुए। तो 31 दिसंबर वाला रेट ढूंढो सवाल में से आके, 152। तो 152 पर आ गया डॉलर, आंसर 6840। जंग करानी है इसकी 7373। अब बच्चों मुझे बताओ, जिसको देने थे 73 उसको 68 देने पड़े तो वो तो खुशी की बात है, ये तो एक्सचेंज गेन है। तो पेएबल डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट 540 से, ये P&L के अंदर जाता 540। हाँ जी, और कुछ, और कोई एंट्री तो नहीं है ना? इन्वेंट्री आपने पूरी की पूरी अपनी भी किताबों में रखी हुई है, हालांकि 60% खाद उसके एक्सपेंस बनाओ, वो एसेट नहीं रहा अब, वो उसने, हाँ खाद मतलब यूज्ड, काउस ने खा ली ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ खाद। ठीक है, आपको इंग्लिश ही नहीं आती यार, बहुत बुरे हाल आते हैं आपके यार, आपकी ये इंग्लिश है तो आपको पता ही नहीं है कि खाई गई को क्या कहते हैं। अच्छा, कंज्यूम्ड, यूज्ड, ओके। वो कह रहा है एट ईयर एंड 30% अमाउंट इज पेएबल, ठीक है, उसको रिट्रांसलेट किया, एंड 40% ऑफ द फीड इज अनयूज्ड, ये यूज नहीं हुई। भाई मैंने तो रिकॉर्ड जो कर रखा है वो तो सारी की सारी कर रखा है, 100% फीड ही मेरे पास एसेट है, इसमें से सिर्फ 40% को यहीं रहने दो, वो अनयूज्ड है। 60% जो यूज हो गई उसकी एंट्री पास करो। हाँ जी, बिल्कुल स्टेशनरी वाली एंट्री की तरह से फीड एक्सपेंस लिख दो, सिर्फ एक्सपेंस लिख दो। फीड एक्सपेंस यानी कंज्यूम हो गई, जो फीड कंज्यूम हो गई वो डेबिट करके इन्वेंट्री ऑफ फीड को क्रेडिट कर लो। अब टोटल फीड कितनी थी, अब ये देखो ना, 24600 प्लस दिस, ठीक है जी, 24600 प्लस 1230 इज इक्वल टू 25830। ये है टोटल इन्वेंट्री। पर्चे में तो यहीं पर ब्रैकेट लगा के इनटू कर लेते। अब हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनयूज्ड को या यूज्ड को? एक्सपेंस निकाल रहे हैं ना, हमने तो सारे को ही अनयूज्ड रिकॉर्ड किया हुआ, पर उसमें से अगर यूज निकाल देंगे तो बाकी वहां पड़ा रह जाएगा अनयूज्ड, बैलेंस शीट के अंदर वो आपकी इन्वेंट्री होगी। ठीक है जी, इनटू 60%, 49 और 158 और 1549। लें जी ये सवाल, ये 3-4 एंट्रीज बीच में ऐड हो जाएंगी आपके उस दिन वाले सवाल में जो हमने किया था। ये आपने पेंडिंग देख लिया था, चलो ये भी देख लें, अब आ ही गए सफ़े के ऊपर, तो ये 2 पेंडिंग थे जी। IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन बियरर प्लांट, हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट। IS 41 बियरर प्लांट पे नहीं अप्लाई होता, सही है, वो तो IS 16, लेकिन वो प्रोड्यूस पर अप्लाई होता है, सही है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट आर अकाउंटेड फॉर अंडर, नो, वो बायोलॉजिकल एसेट है, लामा भी बायोलॉजिकल एसेट है, लामा भी तो बायोलॉजिकल एसेट है, वो तो कॉस्ट पे चला जाता है। फिर लिविंग प्लांट बायोलॉजिकल एसिड तो है, लेकिन वो बियरर बनकर निकल जाता है। इस तरह से 2-3 चीज़ें आ गई जो
IS 41 से निकल जाती हैं। तो हर गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर तो IS 41 नहीं लगता। IS 41 तो हमने कहा था सिर्फ उस गवर्नमेंट ग्रांट पे लगता है जो उस बायोलॉजिकल एसिड के लिए आई है जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे इसी के अंदर मौजूद है। तो ये फॉलस है, फॉलस। चलें जी, ये भी पूरा हो गया। नॉट पेंडिंग, ऊपर लिख दें नॉट पेंडिंग। चलें जी, ये तो ऐसी बातों में बात आ गई, वापस आए अपने मौजू ए बहस पर। यार रिजल्ट तो आ लेने दो। सर मेरे कैफ 2 पेपर पास हैं, फेयर 1 और टैक्स, पता नहीं अभी से मैसेज आने लगे। नहीं बच्चे पता नहीं, अगली प्लानिंग अभी से शुरू की बैठे होंगे ना। अच्छा, मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी क्लास के बाद ही पढ़ूंगा जाके, क्या परेशानी बच्चे। ओके, अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें जी, पेज नंबर 473 पे क्वेश्चन नंबर 11। 10 भी करने आज इंशाल्लाह, 10 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जी। क्वेश्चन 11, बैंक डिपॉजिट्स। अ पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी। ये फंक्शनल फॉरन ये क्या होती है? उम्मीद तो बड़ी है कि आज पढ़ा के ही भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ना कि वो अगले बच्चों का थोड़ा सा टाइम का मसला है, वरना तो आज पढ़ते जब तक दिल करता पढ़ते। IS 21 ही फड़का देते, ना आने वालों को खूब सजा देते, बट क्या करें। FAR 1 वाले सही रिस्क पर हैं क्योंकि उनके बाद कुछ भी नहीं है, उनकी कोई क्लास नहीं, वो होंगे और मैं होऊंगा। बहरहाल कोई नहीं, देखेंगे, हिम्मत भी तो अपनी देखनी है ना, पूरी आखिरी क्लास में पूरी हो जाती है ना। अब पाकिस्तानी कंपनी उस करेंसी इज रूपी डिपॉजिटेड $50 इनटू आ डॉलर करंट अकाउंट। डॉलर वाला करंट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, $70, ठीक है, सॉरी, इन अ बैंक ऑन यकम मार्च 18। द कंपनी पेड एडिशनल $12 इनटू अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर। लें जी, एंट्रीज मांगी गई हैं। अच्छा, उन्होंने तो कैलकुलेट का कहा है, हम एंट्रीज ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले मुझे बताओ, बैंक डिपॉजिट की एंट्री आती है आपको? क्या एंट्री होती है? दिस इज एज सिंपल एज यू सेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 473 जी। किस दिन? यकम मार्च 2018 पर बैंक डिपॉजिट किया। एंट्री बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन वो डॉलर वाला बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने $? अब यकम मार्च को जिस दिन ये डिपॉजिट करवाया उस दिन $1 कितने का है जी? तो यकम मार्च पर एक, पता नहीं किस मुल्क का डॉलर है, $1 है 120 120 का नहीं होता ना अब तो जी, 8400। उसके बाद कुछ और डॉलर्स उनके पास थे, उन्होंने मज़ीद वो डॉलर्स एडिशनल $12 30 अक्टूबर को उन्होंने इसी अकाउंट में डाल दिए। तो 30 अक्टूबर 18 पर एंट्री दोबारा वही होगी, दोबारा डिपॉजिट ही किया है ना, तो बैंक डेबिट। अच्छा, तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें ही हैं आगे बड़े सवालों के अंदर, ठीक है। तो बैंक डेबिट, जो काम पढ़ लिया बस उसको पक्का कर रहे हैं, इनटू 95। 30 अक्टूबर को ये रेट है, ठीक है, सवाल में गिवन है 1140। अब सवाल खत्म। अब ईयर एंड के ऊपर कल ना मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी, याद है आपको? मॉनिटरी और मॉनिटरी में मैंने कहा था कैश या बैंक, ये खुद मॉनिटरी ही है, ओके, और बाकी चीज़ें भी थी, चलो वो अब जो आएंगी तो देख लेंगे, ठीक है। नॉन मॉनिटरी, तो इसके अंदर चलो लिख दो, डेटर था,
क्रेडिटर था, लोन था। तो ना आज मैं इंशाल्लाह आपसे एक सफ़ा आपकी किताब के अंदर शुरू में या आखिर में कोई यहीं पे होगा आसपास सफ़ा खाली, वो एक आधा मैं वो आपको खाली करवा लूँगा, उस पर लिस्ट बनाने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, रोज़ाना जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो उसमें ऐड करते जाएंगे। वैसे वो लिस्ट आपकी किताब में ऑलरेडी मौजूद भी है, लेकिन अपनी लिस्ट तो अपनी होती है ना, ठीक है, तो खुद बनाएंगे। नॉन मॉनिटरी हमने लिया था PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसिड, इन्वेंट्री, बस ठीक है, राइट ऑफ यूज़ भी होता है, हाँ ठीक है, ये लो। तो बैंक में पैसे पड़े हैं, अगर तो लोकल करेंसी में है तो वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनी फॉरेन करेंसी रिस्क। पैसे ही बैंक पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़े हैं ना, लेकिन हमारे पास अगर बैंक अकाउंट के अंदर डॉलर्स में पड़े हुए हैं, करेंसी डॉलर्स वाली ही पड़ी हुई है, रुपीज़ ही है ना, मतलब डॉलर्स ही पड़े हैं ना, तो ये डॉलर्स बैंक में पड़े हैं, तो ये मॉनिटरी आइटम है, ये एंड पर अगर पड़े हैं तो इनको भी रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर आया, तो 31 दिसंबर 18 पर इनको छेड़ना है भाई, कह रहे हैं छेड़ देते हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रा वर्किंग थोड़ी सी ज़रा डिटेल्ड है, ठीक है। वो वर्किंग लेट से वर्किंग 1 में कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जी 1 मार्च को हमने कितने डॉलर्स दिए थे जी, 70 इंटू कितना 80, उसके बाद हमने 30 अक्टूबर को $12 और डाले, 1140 टोटल 31 दिसंबर पर ये सारे के सारे डॉलर्स इकट्ठे होकर 82 बन गए, और सारे के सारे डॉलर्स जो हैं वो, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग वर्सेस कर लेते हैं, चलो और मुश्किल करते हैं, क्योंकि मैंने ये तरीका करवाना नहीं ना, आप कहीं ये आसान ना लग जाए, ठीक है, अलग अलग करवाते हैं। 1 मार्च पे 120 को वर्सेस से गुजार, ये 70 को वर्सेस से गुजारते हैं अलग, ठीक है, और फिर जैसे करते आ रहे हैं वही तरतीब रखते हैं। वैसे ये आसान ना लग जाए आपको, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने वर्किंग दूसरी करनी है, ये वर्किंग हमारे पर्चे के लिए नहीं है ना, ज़रा इसको और मुश्किल तरीके से दिखाता हूँ पहले, हैं ये कहीं आसान ना लग जाए जी। डॉलर 70 थे, उनको आज अगर देखें तो वो आज 31 दिसंबर ईयर एंड पर 97 रुपये पर रेट आ गया, ठीक है, तो इंटू 6790, इसको आपने इसकी आपने जंग करानी है, ऐसे ही करते थे ना, मैंने कहा ज़रा अलग अलग करें और परेशान हुआ जी। 8400, अब चलो दूसरा भी पहले लिख लेते हैं, पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट आगे हमने फिर डिपॉजिट किए 12 डॉलर, और ये भी 97 के हिसाब से 64 पे पड़े हैं, जबकि जब हमने इनको बुक किया था, रिकॉर्ड किया हुआ था वो 11। अब गेन या लॉस ऐसे कर लेता हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मुझे बताओ अगर 84 पड़ा था, अब वो 67 पे आ गया, यानी एसिड था ना, एसिड कम हो गया, तो एसिड कमी तो नुकसान की बात है, कितना लॉस 1610, और 1140 का एसिड था, 1164 पे चला गया, तो 24 का गेन आ गया, तो नेट में 15 का लॉस, ठीक है। यही मैं दूसरे तरीके से कर रहा था, मुझे लगा वो थोड़ा सा आसान ना लग जाए, असल में मैं ना इसको आपको डिस्करेज करने की तरफ लेके जाऊंगा अब, कि अगर ये आसान है कि दूसरा आसान था, वो आसान था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना ये ना वो, वैसे सिखाना था एक तरीका कि इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इनसे इस वर्किंग से बेहतर है आप लेजर बनाएं। आप क्या करें जी, बैंक का लेजर बनाएं। आपने 1 मार्च पर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट किया, $70 इंटू 120, 8400। आपने फिर 30 अक्टूबर 18 पर बैंक डेबिट
कैश क्रेडिट किया $12 से 95 थे जी। उसके बाद इधर देखिएगा ज़रा तवज्जो से सारे। अब आपने पहले आपने 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन में डॉलर्स बैलेंसिंग निकाल लेने, तो 70 जमा 12 82। और ये सारे के सारे असल में ना वो लेजर इस शक्ल में बन रहा था, तो मैं लेजर बनवाना चाह रहा था, जो मैं पहले वर्किंग नहीं कर रहा था दोनों को अलग, और ये ठीक है जी। $82 हैं और सारे के सारे, तो आंसर 7954। असल में ना ये वर्सेज ही होता है लेजर के अंदर, अगर आप गौर करें तो ये वर्सेज ही हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मैं पहले क्या कर रहा था, इधर इकट्ठा लिख के फिर उसके बाद एक ही में वर्सेज डाल रहा था, तो वहाँ से भी गेन लॉस ऐसे निकल रहा था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि लेजर के अंदर हम जाएं, क्योंकि अभी आगे लेजर को ही लेके चलना है लोन्स के अंदर भी, ठीक है ना जी। किधर क्रेडिट साइड पर 1500। अब सुकून से देखो, जाना तो इसने P&L में है। अब ये है क्या, बैंक क्रेडिट यानी बैंक कम, सोचे बगैर सुकून से एक्सचेंज लॉस आ गया, ठीक है जी। तो ये एक्सचेंज लॉस जो है ये हमारा बैलेंसिंग आया है, ठीक है। P&L के अंदर इसने जाना है और ये फिगर हमने निकाली है बैलेंसिंग। तो ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, बहरहाल जैसे भी करो मुझे तो एंट्री बताओ। एक्सचेंज लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट 1586। आसान क्या लग रहा है, लेजर आसान इसलिए लगता है हमें कि हमें ज़रा आदत है अकाउंटेंट्स को लेजर की शक्ल में चीज़ आ जाए तो ज़रा इजी हो जाती जी। नोट कर लें ताकि असली सवाल की तरफ जाए। अभी असली नहीं था, अच्छा अभी भी नकली है, एक और नकली सवाल करके फिर असली करेंगे। भाई पार्ट 2 शुरू नहीं करना, क्यों 10 मिनट रहते हैं, चलो ठीक है। वैसे मेरा दिल तो ये था कि 50 मिनट ये हुए, 50 को मिनट और पढ़ाऊँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, परेशान है बेचारे। तो इसलिए चलो 5-7 मिनट तक अगला पार्ट शुरू कर देना, ठीक है। खैर है, लड़ा ना उससे, कोई बात नहीं। आज सबको माफ़ी है, आज सबको माफ़ी है। एंजॉय करने बुलाया आपको, परेशान होने बुलाया, डराते हो उसको। क्लास में बैठा है, कोई नहीं क्लास में बैठे, हम आज बैठक में बैठे हैं, अपनी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सुकून से चिल करो। आज चिल करने बुलाया आज आप। नहीं चाय होती तो ज़रूर पिलाता हूँ, पर है ही नहीं आज। मैं यकीन करो आज आप लोगों को चिल रखना था, चिल रखने के लिए ठंडा वैसे करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये चाय इंशाल्लाह आप बस दुआ करें अल्लाह से अच्छी खबर आए, उधार रही चाय। मैं आपको ये आज वाली चाय अगले दिन किसी दिन नहीं होगी, वो ये आज वाली इंशाल्लाह उधार रही। अब तो मैंने जिम्मे ले लिया यार, उधार तो जिम्मे रहता है, गम ना करो। कल परसों किसी भी दिन सरप्राइज मिलेगा आपको किसी एक्स्ट्रा क्लास में, यानी जब कोई एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो ना, अब FR2 की कोई एक्स्ट्रा क्लास छोड़नी, किसी भी एक्स्ट्रा क्लास में ये वाली चाय मिल सकती है आपको, ठीक है। नहीं इतवार को मैं इंशाल्लाह नहीं रखूँगा, वीकडेज में रखूँगा, तुम बताने वाले बनना, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं छोड़नी, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास में मुझे कम बच्चे नजर आए मैंने चाय पिला देनी है, और मैंने कहना ये वो वाली है। इसलिए अब आपने मुझे ये मौका देने ही नहीं है, आपने हर एक्स्ट्रा क्लास में बाकियों को भी ले आना है। मैंने कहना एक्स्ट्रा क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे, हम सार बचने ना पाएँ, ये आपका होना चाहिए टारगेट, ठीक है। जल्द चाय पिलाई जाएगी फिर आपको किसी भी एक्स्ट्रा क्लास। वो सोचेंगे, अभी उसकी कमिटमेंट नहीं करता, ठीक है ना। वो भी ऐसे कभी बस वो उसी पे तो ज़्यादा लड़ाई पड़ती है, बच्चे भी दूसरों को भी कहते हैं बदतमीज़। अच्छा सुने, IS 40 याद है?
R2 में पढ़, R1 में आप पढ़ रहे हैं, आप R2 साथ पढ़ रहे हैं। वाह, वो मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, ये 2 क्लासों में बैठता है तो अच्छा ये दो तुम्हारी 2 CMA और R1 होती हैं। बदतमीज आदमी यार। अच्छा जी, एक इसमें कॉस्ट मॉडल होता था, आपको याद होगा, और एक इसमें फेयर वैल्यू मॉडल होता था। चलो फिर FAR 1 वालों को जाके बताना कि ध्यान से पढ़ो, जान नहीं छूटती, यहाँ पढ़ा हुआ आगे भी आता है। अच्छा जी, अब IS 40 ये कहता था अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रीसिएशन करो, ठीक है, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस ये नहीं रिकॉर्ड करना अगर कॉस्ट मॉडल में हो तो, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रीशिएट मत करो, और फेयर वैल्यू गेन लॉस ईयर एंड पे रिकॉर्ड करो। अच्छा, अब ये ना कहना कॉस्ट मॉडल में वो रीवैल्यू तो कर सकता है, भाई वो फिर रीवैल्यूएशन मॉडल होता है ना। मैं सिर्फ IS 40 में रहते हुए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो IS 40 के अंदर 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। कॉस्ट मॉडल पे रहोगे तो डेप्रीशिएट करोगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे रहोगे तो डेप्रीशिएट नहीं करोगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गेन लॉस ईयर एंड पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अब हैंडरिटन पेज में फिर भूल गया हूँ ना, तो मुझे हैंडरिटन पेज फिर जो है वो दूसरे वाला ढूंढना पड़ेगा। बकरे 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 कहाँ गए? याद है ये स्टैंडर्ड याद है? ये मैंने कहा दिखा दूँ ज़रा, ये याद है? अच्छा, आपकी किताबों का सबसे आखिरी सफ़ा होगा, ज़रा ओपन कर लें। इसी तरह से आपने FAR 1 में पढ़ा होगा, नहीं तो इस तरह से नहीं पढ़ा तो जैसे ही पढ़ा होगा मतलब उसका भी यही था। तो यहाँ से देखो ज़रा आके, सबसे आखिरी सफ़ा यही होना चाहिए। देखो इससे मिलता जुलता सफ़ा होगा, इधर देखो ना, इधर देखो ना, सबसे आखिरी ये नहीं है? थोड़ा पीछे आ जाओ, कोई नहीं, थोड़ा पीछे आने दो। मेरा कहने का मतलब ये सबसे आखिर में ये सफ़े हैं। हैंडरिटन पेजेस में सबसे पहला सफ़ा IS 21 का आ गया, जहां भी है मिल गया है। डिस्कशन ऑफ IS 40, लेकिन ये हमने करनी थी फॉर IS 21, असल में इसको मिक्स करना है अब हमने, लेकिन पहले सादा पढ़ेंगे तो मिक्स करेंगे। अगर लैंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल है, लैंड या बिल्डिंग, ये स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे लगेगा? लैंड और बिल्डिंग पे। अगर लैंड और बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल है तो ये IS 2 की इन्वेंट्री, और अगर ये हेल्ड फॉर एडमिन पर्पसेस है तो IS 16, और अगर ये हेल्ड फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन हो तो IS 40 लगता है। भाई अब यहाँ तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा ना, ठीक है। आपने तो 4-5 दिन लगा दिए होंगे वहाँ। अब जब कोई चीज़ IS 40 में आ जाती है तो फिर ये 3 डिस्कशंस हैं। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड कब करें? वही 2 बातें, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर लो। ये हाइब्रिड में कौन आए बैठे हैं बच्चे? हाइब्रिड वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई नहीं आए, फिर ठीक है। तस्वीर भी नहीं आ रही होगी, बेहतरीन। तो तुम फिर उधर जाके बैठो ना जाके। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया, तो अब अगली बात, रिकॉर्ड करना है तो किस पे करें? मैंने कहा इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी, जिसमें नेसेसरी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फीस वगैरह भी इंक्लूड कर लेना, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी बैलेंस शीट डेट पर क्या करेंगे? कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू। ये समझा रहा था मैं सिर्फ आपको, ज़रा शॉर्टकट में समझा दिया। अभी तो एंट्रीज कर लेते हैं कि कॉस्ट मॉडल होगा, इस IS 40 का कॉस्ट मॉडल होगा तो आपने उसको डेप्रीशिएट करना है, उसको फेयर वैल्यू पर लेकर नहीं आना। अगर फेयर वैल्यू पर लाना है तो फिर इसका ये मॉडल। IS 40 में रहते हो तो ना रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता। IS 40 का अपना फेयर वैल्यू मॉडल है, तो ये अगर कॉस्ट मॉडल छोड़ना है तो इसके फेयर वैल्यू मॉडल में आएंगे। जब इसके फेयर वैल्यू मॉडल में आएंगे तो ये डेप्रीशिएट कहता है मत करो, सिर्फ फेयर वैल्यू पर लेकर आओ और गेन लॉस को P&L में ले जाओ। अब इसका फर्क IS 16 वाले रीवैल्यूएशन मॉडल से क्या था? तो बेटा वो रीवैल्यूएशन मॉडल भी फेयर वैल्यू पर ही एसेट को लाता था, लेकिन उसके साथ ही डेप्रीशिएट भी करता था रीवैल्यूड एसेट को,
और दूसरा गेन लॉस को ओसीआई में लेकर जाता था, वहां से रूट करा के स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर रखता था, रिटेन्ड अर्निंग्स में पीएनएल में फेंक के रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं लेकर जाते थे। ओके, सही है, ये बात अभी आपको नहीं पता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 11 फॉर 70। ये सवाल इंट्रो वाले बच्चों को याद आ जाना, ये उन्हीं का सवाल है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 11 इज 95 रुपये एंड 31 दिसंबर 12 इज 65 रुपये। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। अब अगर कॉस्ट मॉडल में है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रीसिएशन क्योंकि पोर्शन है, वो कह रहा था 70 में से लैंड भी पड़ा है 30 का, तो 30 के लैंड को तो डेप्रिशिएट ही ना करना, तो फिर 40 को डेप्रिशिएट करेंगे और पहले साल के एंड पे और दूसरे साल के एंड पे ये एंट्रीज हो गई। जब फेयर वैल्यू मॉडल में जाते थे तो एक लेजर सा बना लेते थे, खरीदा 70 का, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, ईयर एंड पे उठा के फेयर वैल्यू 95 पे ले गए, गेन लॉस पीएनएल में। फिर ये क्लोजिंग ओपनिंग बना, ईयर एंड के ऊपर क्लोजिंग फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की और गेन लॉस पीएनएल में। तो कितनी एंट्रीज बनती थी, पहली एंट्री एसेट खरीदने की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री बस गेन लॉस की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 25 रुपये से फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ठीक है जी। अगले साल ना इस साल की क्लोजिंग की ना अगले साल ओपनिंग की एंट्री, अगले साल पीएनएल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल डेबिट हो रहा है, तो ये क्या था, लॉस। पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज किया करते थे आप। कोई मसला, ये थोड़ी सी हमने क्विक रिवीजन की। ये कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, नीचे समरी आ रही है, समरी होती थी। बैलेंस शीट में एसेट को कॉस्ट पे रखो, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, और पीएनएल विल शो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर शो करो एसेट को बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पर, पीएनएल विल शो गेन लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंड डू नॉट डेप्रीशिएट। कुछ यादें ताज़ा हुई? चलें, अगर यादें ताज़ा हो गई हैं तो अब फिर हम आज का काम करते हैं जो असल में करना था। यार ये मिटा दें जरा, पार्ट 2 शुरू करना है, पार्ट 2 शुरू करें।